Jai Hind everyone. So you all are welcome in part 2 of our series, which is the journey of RDC 2023 by All India Best Cadet Avishi Sood from Carmel Convent School, Chandigarh of Naval Wing. सो अभिषी, अब हम आज उस क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारे कैडेट्स की तरफ से आया है, और वो क्वेश्चन इस तरह से है कि व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड ड्यूरिंग पीआरडीसी एंड हाउ डिड यू टैकल देम? सो मैम, प्री-आरडीसी कैंप आपका शुरू होता है आफ्टर द इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशंस, एंड इन कैंप्स में सिलेक्शंस ऑलरेडी हो जाती है थोड़ी बहुत फ्रॉम द आईजीसी। तो प्री-आरडीसी का अगर हम शेड्यूल देखें तो बहुत टफ होता है एज कम्पेयर टू द आईजीसी, क्योंकि आप जिस चीज के लिए सिलेक्ट होते हो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इस पीरियड में आपको ये आपने एक वर्ड यूज किया आईजीसी, वो क्या है? उसकी फुल फॉर्म बताओ हमारे कैडेट्स को। मैम, वो होता है इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन। ये होता है फर्स्ट लेवल डायरेक्टरेट लेवल सिलेक्शन पे। हमारी डायरेक्टरेट दैट इज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ डायरेक्टरेट, इसमें 8 ग्रुप्स हैं। तो इनकी फर्स्ट कंपटीशन होता है जो मिनी आरडीसी होता है, उसमें सारे वही कॉम्पिटिशन होते हैं जो आरडीसी में होते हैं। फिर इनसे सिलेक्शन होती है फर्दर डायरेक्टरेट के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके यूनिट में ही होता है? नो मैम, हमारी ग्रुप से सिलेक्शन होती है। फिर एनसीसी एकेडमी रोपड़ में ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ पे सारे ग्रुप के बच्चे आते हैं। So first you were selected in your school level, and then you were selected at unit and group level, and then you move on to this level. Yes? Yes ma'am. और उसके बाद फिर वहाँ आपने बताया कि अलग अलग डायरेक्टरेट से, तो आपकी डायरेक्टरेट कौन सी थी? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ डायरेक्टरेट। ओके, तो वहाँ से भी डिफरेंट कैडेट्स आए हुए थे, तो उनके साथ आपका कॉम्पिटिशन? हमारी डायरेक्टरेट के 8 ग्रुप्स हैं, तो हर ग्रुप में से कैडेट्स आए थे। तो पहले हमारा उनके साथ कंपटीशन था सिलेक्शन के लिए। और ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके बारे में बताओगे आप? मैम, ये कॉम्पिटिशन्स बिल्कुल आरडीसी की तरह होते हैं। इसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं जैसे बेस्ट कैडेट, कर्तव्य पथ के सिलेक्शन के लिए, पीएम रैली, मार्चिंग कॉन्टिजेंट के सिलेक्शन के लिए, गार्ड ऑफ ऑनर सिलेक्शन, कल्चरल सिलेक्शंस जिसमें बैले, ग्रुप डांस, ग्रुप सॉन्ग और एनआईएपी होता है, एंड फ्लैग एरिया का सिलेक्शन भी होता है। तो ये सारी बातें आप हमें और डिटेल में बताओगे जब आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे। यस? तो अभी आप हमें बताओ कि वहां पे जब हम पहुंचते हैं तो वहां पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको आप कैसे टैकल करते हो? मैम, आरडीसी का जो शेड्यूल होता है वो काफी टफ होता है, क्योंकि आपको एक ही टाइम पे ट्रेन भी करना होता है और परफॉर्मेंस भी देनी होती है फर्दर सिलेक्शंस के लिए। तो हमारा दिन शुरू होता था सुबह अराउंड 5:30 से विद ड्रिल सेशंस। ये पर्टिकुलरली बेस्ट कैडेट्स के लिए है, जो विद ड्रिल सेशंस। उसके बाद हमारी फायरिंग होती थी फ्रॉम 10 to 10:30 to 11, और उसके बाद हमारी ग्रुप डिस्कशंस, इंटरव्यू क्लासेस और कॉमन सब्जेक्ट एंड सर्विस सब्जेक्ट क्लासेस होती थी टिल 6 in the evening। फिर हमारी कल्चरल के लिए प्रैक्टिसेस होती थी फ्रॉम 8 और 9 o'clock टिल लेट नाइट। तो इसके बीच में आपको बहुत सारी चीजें, आपको अपने आप पे इम्प्रोवाइज भी करना था, आपको नई चीजें लर्न भी करनी थी, परफॉर्म भी करना था, और साथ में प्रेशर भी होता है कि अब सिलेक्शन हो रही है, आप हो सकते हो, तो आपको अच्छे से अपना बेस्ट देना है। तो इन सब के बीच में बहुत चांसेस होते हैं कि कैडेट अंडर प्रेशर और स्ट्रेस बीमार हो जाए। तो अगर आप बीमार हो गए तो आपकी पूरी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। एंड सेकेंडली, चेंजिंग वेदर होता है फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर, बहुत एक्सट्रीम ठंड पड़ने लग जाती है, तो आपको उसके साथ भी कोप अप करना होता है विद वेदर कंडीशंस। तो उसमें मेरा जो मेन फोकस रहा था वो था टू कीप माई सेल्फ हेल्दी एंड फिट। तो मैंने ये इंश्योर करा कि मैं अपना हर मील प्रॉपर टाइम पे लूं और रेगुलर इंटरवल्स पे कुछ ना कुछ खाती रहूं। जैसा मेरे रिफ्रेशमेंट्स भी मिलती थी फ्रॉम लाइक आफ्टर एवरी 2.5 hour हमें कोई ना कोई स्नैकिंग या मील मिलता था। तो मैं इंश्योर करती थी कि मैं हमेशा वो लूं, गर्म पानी पीऊं और प्रॉपर क्लोथिंग, प्रॉपर कपड़े पहनूं ताकि चेंजिंग वेदर से मैं बीमार ना हूं, और फोकस रहूं, बस अपने आप पे फोकस रहूं। क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि कैडेट्स दूसरे कैडेट्स को देख के डर जाते हैं या घबरा जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए। तो मेरा फोकस था कि मैं अपने पे फोकस करूं, अपना बेस्ट दूं, और बाकी सब्सिक्वेंटली रिजल्ट्स आते रहे। तो एक और छोटी सी बात यहाँ पे आती है कि क्या आप उन दिनों में बीमार पड़े?
और किस तरह से वो था, मतलब कौन सी बीमारी या कुछ ऐसा कुछ हुआ आपके साथ वहां पे? यस मैम, मुझे बीच में खांसी और फीवर तो रेगुलर मतलब होता रहता था। तो ओके। हम वहाँ पे गर्म पानी मिलते थे, गर्म पानी पीते थे। और हमें डायरेक्टरेट से स्टीमर प्रोवाइड करा गया था और ओके। दवाइयाँ मिली थी। और हमें च्यवनप्राश जो होता है एक दवाई, वो भी मिली थी। और हम उसे रेगुलर बेसिस पे लेते थे, तो हम फिट रहते थे और गर्म पानी पीने से सब ठीक हो जाता था। ओके। तो ये मैसेज आप अपने कैडेट्स को भी दे रहे हो इनडायरेक्टली कि कैडेट्स को मतलब जो भी वहां पे चीजें अवेलेबल हो, चाहे आपको हो सकता है च्यवनप्राश आपने पहले कभी खाया हो और उसका टेस्ट आपको नहीं भी पसंद है, बट नाउ यू हैव टू इनटेक इट एज अ मेडिसिन। तो जैसे अविशी ने कहा कि हमें बस अपना गोल ध्यान रखना है कि हमें अपनी बीमारी को दूर रखना है, और बीमार पड़ भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपना फोकस और अटेंशन उस पे रखना है कि मेरी परफॉर्मेंस किस तरह से गई, ना कि औरों की किस तरह से चल रही है और हम कंफ्यूज हो जाएं और घबराने लगे। तो अभिषेक, ये सारे जो आपकी एक्टिविटीज होती थी, ये कौन आपको वहां पे कौन इंचार्ज होते थे? पीआई स्टाफ थे या कोई सर थे या फिर सीओ सर थे? वो कौन कौन थे, हम उनके बारे में जानना चाहते मैम, बेस्ट कैडेट्स के लिए एक ऑफिसर इंचार्ज होता है। फॉर एवरी कैंप ऑफिसर इंचार्ज चेंज होते हैं। तो हमारे ऑफिसर इंचार्ज के अंडर, जैसे एक ऑफिसर इंचार्ज उनकी पर्टिकुलर यूनिट है, तो उनके सारे यूनिट के पीआई स्टाफ होते थे। और सारे बेस्ट कैडेट्स के साथ हमेशा एक जीसीआई मैम होती थी, जो हमें हर जगह अकम्पनी करती थी हमारी एक्टिविटीज में। ओके। सो आपके ये जो ऑफिसर्स थे वो सेम थे कि डिफरेंट थे हर एक कंपटीशन या लेवल के लिए? मैम, हर कैंप में हमारे उसके लिए हर कैंप में चेंज हुए थे ऑफिसर्स। बट ओके। कुछ ऑफिसर्स सेम रहे थे, जैसे फ्लैग एरिया के लिए सेम थे सर। बाकी इंटरव्यूज के लिए भी सेम थे, इंटरव्यू एंड जीडी प्रिपरेशन के लिए। ओके। तो क्या आपको वहां पे जब आप ये कर रहे थे प्रिपरेशन, क्या आपको कहीं ना कहीं ये मन में था या दिमाग में था कि आप सारे टाइम सर्वेलेंस में हैं, आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, द मोमेंट यू आर आउट फ्रॉम योर बैरक टू द ग्राउंड और टू एनीवेयर, यू वर हैविंग दिस इंप्रेशन कि हाँ मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो आई हैव टू बी लाइक अ कैडेट और आई हैव टू बी लाइक अ बेस्ट कैडेट, या फिर आप कैजुअल लेते थे उन चीजों? मैम, ये हमें फर्स्ट डे जब मैं यूनिट पे गई थी प्रिपरेशन के लिए, तो ये हमें बता दिया गया था कि वेर एवर यू गो, द वे यू टॉक, द वे यू मूव, इवन द वे यू ईट इज ऑब्जर्व्ड। So ओके। everything about you is observed the moment you step out from your barracks. So ओके। मुझे हमेशा ये दिमाग में रहता था कि कोई ना कोई, चाहे वो मैम्स, जीसीआई मैम्स हैं, पीआई स्टाफ है, या कोई सीओ सर है, वो हमेशा हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसी से हमारी परफॉर्मेंस जज होती थी। तो ओके। हमेशा कोई ना कोई था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जैसे हमारे जैसे कैडेट्स के दिमाग में हो सकता है कि जिस दिन हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या जिस दिन हम ऑफिसर को डायरेक्ट फेस कर रहे हैं उस दिन हम वेल मैनर्ड और वेल बिहेव करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो कैडेट्स, आपको मैंने एक छोटा सा हिंट दे दिया है कि द डे और द टाइम यू आर एंटरिंग दैट कैंप, तो सोच लीजिए तभी से सर्वेलेंस कैमरा आपके ऊपर है और हर घड़ी वो आपको मॉनिटर कर रहा है। और कुछ बात है जो आप बताना चाहेंगे कि जो आपको इस ड्यूरेशन में, जब आपका ये प्रोसेस चला था प्री आरडीसी का, तो वो आपको कुछ हर्डल की तरह से लगा, रुकावट की तरह से लगा, या फैमिली की कोई याद आई, या वो क्योंकि उस समय थोड़ा थोड़ा नया नया होता है, तो वो कुछ आप शेयर करना चाहोगे फैमिली के व्यू पॉइंट्स या अपने क्या फीलिंग्स होती हैं? मैम, प्री आरडीसीज में ऐसा था कि मुझे स्टार्टिंग में जीडीज का कॉन्सेप्ट, जैसे ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यूज का कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा टाइम लगा था। और साथ ही में फायरिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि फायरिंग में मेरा हैंड इतना स्टेबल नहीं हो रहा था। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी। और साथ ही में फैमिली से भी बात नहीं हो पाती थी कई कई दिनों तक, कि फोन ही नहीं कर पाते थे, इतना बिजी रहते थे। बट मैं बहुत लकी थी कि जितने भी मेरे साथ मेरे फेलो कैडेट्स थे और मेरे सीनियर्स थे, इवन मैम्स, वो काफी सपोर्टिव थे। तो उनके सपोर्ट से आई overcame all these hurdles and I was able to cope up with the schedule. So, आपको कहने का मतलब ये है हमारे प्यारे कैडेट्स को कि देखिए, जब आप कैंप में चले जाते हैं वहां पे जो भी आपके सीनियर्स हैं या आपके फेलोज हैं या फिर आपके मैम्स हैं, जो भी सर हैं वहां पे, वही आपकी एक फैमिली होती है। और आप उनके साथ जितना मिक्सअप करोगे, उनसे जितना आप शेयर कर पाओगे अपनी प्रॉब्लम्स को, आई थिंक वही आपको सोल्यूशन दे पाएंगे। क्योंकि पेरेंट्स तो आपसे काफी दूर हैं, तो उनको परेशान करने से आप भी परेशान होंगे। तो बेस्ट सोल्यूशन जो अभिषेक ने कहा कि हमें उनसे ही डिस्कस करना चाहिए और हम उससे निकल पाते हैं।
एक और बात आपसे पूछनी थी पर्सनली कि क्या पेरेंट्स को आप फोन कर पाते हैं और वो क्या ड्यूरेशन होता है, क्योंकि बहुत सारे कैडेट्स इस बात को भी सुनने के लिए क्यूरियस होंगे कि पेरेंट्स के साथ हम कब बात कर पाएंगे या मिलने का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है वहाँ पे या स्ट्रिक्ट होते हैं? मैम प्री आरडीसीज में फोन हमारे पास था, तो जब हमें टाइम मिलता था, कभी जैसे हमें ब्रेक मिली तो हम ब्रेक में कॉल कर सकते थे अपने पेरेंट्स को। फिर वो आप पे पर्सनली डिपेंड करता है कि आप अपना कितना टाइम आप बात करने में लगा सकते हो, क्योंकि फिर आपकी बाकी एक्टिविटीज का टाइम भी कम होता रहता है। और मिलने का शेड्यूल ऐसा था कि हमें पहले इन्फॉर्म करना पड़ता था और फिर वो हमसे मिलने आ सकते थे, बट वो अकेडमी के बाहर ही होते थे, हम उन्हें अंदर नहीं ला सकते थे अकेडमी। ओके, अभी आपने बात करी अपने शेड्यूल की, तो उसमें उस शेड्यूल में कुछ ऐसा भी होता था कि जहाँ पे आपको पर्सनल प्रिपरेशन के लिए भी टाइम चाहिए होता था, कुछ ऐसा टाइम जहाँ पे आपको लगता था कि मुझे रोज की रोज अपना कुछ रिवाइज करना है और कुछ जर्नल अवेयरनेस या कुछ ऐसे टॉपिक्स के लिए कुछ पर्सनल मी टाइम की जरूरत होती थी कि आपका पूरा टाइम कैंप में इसी तरह से चला जाता? मैम बेस्ट कैडेट्स को जरूरत होती है, क्योंकि हमें ग्रुप डिस्कशंस के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए नए नए टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, हमें अप टू डेट रहना पड़ता है विद दी करंट अफेयर्स। तो उसके लिए बेस्ट कैडेट्स के लिए डिवोटेड पर्सनल स्टडी टाइम होता था, जिसमें हम अपने लिए हम खुद रिसर्च करते थे। हम सारे इकट्ठे बैठ के भी रिसर्च करते थे और फिर पॉइंट्स जॉट डाउन करके हम उन पे डिबेट्स और डिस्कशंस करा करते थे, तो हमें मी टाइम मिलता था स्टडी के लिए। तो आपको एक और क्वेश्चन मेरे को एक कैडेट्स की तरफ से आ रहा है कि वहां पे जो कैडेट्स होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग एरिया से आते हैं, तो उनकी बॉन्डिंग कैसे बन जाती है या इट टेक टाइम टू बिल्ड दैट बॉन्डिंग विद देम? मैम बॉन्डिंग बनने में टाइम लगता है, क्योंकि हम इनिशियली इंटर ग्रुप कंपटीशन में मिलते हैं और उस टाइम पे हमारा एक कॉम्पिटिटिव स्फीयर होता है आपस में। बट उसके बाद जब आप प्री आरडीसीज में होते हो तो आपको पता लगता है कि इन्होंने आपके साथ, इन्हीं लोगों ने आपके साथ 1 महीना रहना है, बट फिर वो बॉन्डिंग फ्रॉम कॉम्पिटिटिव स्फीयर टू दैट पर्सनल फैमिली इतनी अच्छी बन जाती है कि एंड में मन ही नहीं करता कि हम छोड़कर आए। वो इतने ऐसे इनसेपरेबल बॉन्ड्स बन जाते हैं कि वो फॉर लाइफ टाइम आपको याद रहते हैं। एक और क्वेश्चन आपके इसी क्वेश्चन से लिंक होता हुआ नजर आ रहा है, वो ये है कि क्या आप हमारे कैडेट्स को बताना चाहोगे कि पहले आपके यूनिट लेवल पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें से कितने बच्चे ग्रुप लेवल पे सिलेक्ट होते हैं, फिर ये ग्रुप लेवल पे जब बच्चे जाते हैं तो प्री आरडीसी लेवल पे कितने कैडेट सेलेक्ट होते हैं? मैम एक्चुअली मुझे ये तो याद नहीं है कि हमारे ग्रुप लेवल में सिलेक्शन के लिए कितने बच्चे आए थे, बट हमारे चंडीगढ़ ग्रुप से 50 कैडेट सिलेक्ट हुए थे इंटर ग्रुप कंपटीशन के लिए। एंड फिर मैम जब फाइनल कॉन्टिजेंट के लिए सिलेक्शन होती है दिल्ली की, तो वो हर ग्रुप से डिफरेंट रेशियो में सिलेक्शन होती है। तो यू मीन टू से कि आपका अपने चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ डायरेक्टरेट से आप 50 कैडेट्स थे जो इसके लिए गए थे, तो वो उसमें आपके जेडीजेडब्ल्यू एसडीएसडब्ल्यू थे कि खाली ये 50? क्या स्ट्रेंथ थी? थोड़ा रफ बताइए। चंडीगढ़ ग्रुप से 50 कैडेट्स गए थे, लेकिन जो हमारा फाइनल कॉन्टिजेंट दिल्ली गया था चंडीगढ़ डायरेक्टरेट का, उसमें 111 कैडेट्स थे। तो जो हमारे 50 कैडेट्स फ्रॉम चंडीगढ़ ग्रुप गए थे इंटर ग्रुप कंपटीशन के लिए, उसमें एसजीबी थे, एसडब्ल्यूबी, जेडीबी और जेडब्ल्यूएस भी थे। ओके, और ये अपने तीनों विंग के थे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स? यस मैम। ओके, सो ये हमें अपना आंसर अपने कैडेट्स को देना है कि जब हमारा ग्रुप लेवल पे सिलेक्शन होता है वो तीनों विंग से होता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से। वहां से कैडेट्स जेडी, जेडब्ल्यू, एसडी, एसडब्ल्यू का सिलेक्शन होता है। और जैसे अभिष ने बताया कि 50 चंडीगढ़ डायरेक्टरेट से सिलेक्ट हुए थे, ऐसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब डायरेक्टरेट से भी सिलेक्ट हुए और फिर वो वहां पे मिले। और टोटल अभिषी आपने कितने बताए कि जो हम आगे प्री आरडीसी के लिए जाते हैं सिलेक्ट होते हैं सब में से? मैम प्री आरडीसी के लिए डिपेंड करता रहता है, वो जैसे जैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है उस टाइम के कॉन्टिजेंट कमांडर के पास, वो वैसे सिलेक्ट करते हैं। आपके अकॉर्डिंग इन सब में से अप्रोक्सीमेटली 100 या 200 कितना अप्रोक्सीमेटली रेशियो जाता है प्री आरडीसी? मैम प्री आरडीसीज में इनिशियली होते हैं 200 से कम होके 150 और फिर फाइनल कॉन्टिजेंट सिलेक्शन। Okay, so thank you so much Abhishi for enlightening us with all the small information और वो दिल की बातें जो आपने बताई, फैमिली की बातें आपने बताई, जो हमारे कैडेट्स के लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है। So thank you and see you all in our next series of Journey of RDC 2023 with All India Best Cadet Abhishi Sood. Thank you.